इंटरव्यू। झा सर बात कर रहे थे न्यूज 9 के साथ में और उन्होंने इस कॉन्वर्सेशन के दौरान कहा था कि LCA Mark II का रोल आउट हो चुका है। अब इशू ये है कि उनके स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके लोग बहुत सारे आर्टिकल्स, ओपिनियंस, वीडियोस और पोस्ट कर रहे हैं जो उनके नैरेटिव के साथ में जाती है। इस पूरे प्रोसेस में दो परेशानियां हैं। एक, झा सर का स्टेटमेंट किसी ने भी पूरी तरीके से सुना नहीं और वो क्या कहना चाह रहे थे वो भी समझने की कोशिश नहीं की। दूसरी चीज, दो तरीके की लॉबीज इस समय काफी ज्यादा एक्टिव हैं। एक जो इंडिजिनस प्रोग्राम्स के सपोर्ट में है और दूसरी जो इंडिजिनस प्रोग्राम के पूरी तरीके से अगेंस्ट है। ये दोनों लॉबीज अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके प्रस्तुत कर रही हैं और इन सभी चीजों के बीच में एक सेट ऐसा है जो कह रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है। देखिए, हमारा मानना रहा है कि जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो आपको पूरे प्रोजेक्ट चार्टर की टाइमलाइन के बारे में बात करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस समय देश में मीडिया के पास में उतनी क्षमता नहीं है कि वो माइलस्टोन बेस्ड टाइमिंग के बारे में बात कर सके और अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे तो उसको सही तरीके से प्रोसेस कर सके। यही कारण है कि टेक्नोलॉजिकल लीडर्स जब भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक तरीके की टाइमलाइन दे देते हैं जो मीडिया लेकर घूमती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर रिसेंटली DRDO चीफ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि अगर सब कुछ सही जाता है तो इस साल के मध्य तक LCA Mark II की पहली उड़ान हो सकती है। अब इशू ये है कि जिन लोगों ने आज तक अपने हाथ में सोल्डरिंग आयरन पकड़ी नहीं है उनको कैसे समझ में आएगा कि एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में क्या गलत हो सकता है। इस देश में सबसे बड़ी परेशानी है कि हम लोगों का माइंडसेट सॉफ्टवेयर माइंडसेट है और मैन्युफैक्चरिंग हमारे समझ में नहीं आती है। मैन्युफैक्चरिंग में जब आप नया प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जिसको NPI कहा जाता है तो उसकी टाइमलाइंस के ऊपर एक छोटा सा एस्ट्रिक होता है जिसको कहा जाता है स्टार कंडीशन अप्लाइड। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उतनी डिटेल में कॉन्वर्सेशन के लिए तैयार नहीं है। हमारी कॉन्वर्सेशन हमेशा दो लेवल पर होती है। गलती किसकी है, इसकी, उसकी, जिसकी भी है उसका नाम यहाँ पर लिया जाता है और केस क्लोज्ड। और दूसरा लेवल, अगर कोई डिटेल में जाना चाहता है तो उसको सीधे सीधे डिस्कार्ड कर दो, कह दो कि वो किसी को डिफेंड कर रहा है। वैसे आपको मैं रिकॉर्ड के लिए बता देता हूँ कि जिन सर्कल में मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस की जाती है वो लोग फेलियर्स को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हर फेलियर के बाद में आप एक कैन ऑफ वॉर्म ओपन कर पाते हैं और जितने कैन ऑफ वॉर्म आप ओपन कर पाते हैं स्पेसिफिकली टेस्टिंग के दौरान उतने चांसेस होते हैं कि प्रोडक्शन में जाने के बाद में आपके प्रोडक्ट में उतनी कम परेशानियां आएंगी। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के साथ में कभी भी ग्लिच आ सकती है और आप डेवलपमेंट के दौरान कोशिश करते हैं कि सभी चीजों को फिक्स किया जाए। आपको सैमसंग के फोन्स याद होंगे जिनमें लाइंस आ जाती थी। एयरक्राफ्ट के केस में आपने बोइंग 737 मैक्स देखा होगा और बोइंग कोई मजाक नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कंडीशन कर पाए हैं तो आप वीडियो आगे देखिए, नहीं तो आप यहाँ पर वीडियो क्लोज कर सकते हैं। आइए आप समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली Mark II के साथ में हो क्या रहा है। देखिए, किसी भी एयरक्राफ्ट को जब आप बनाते हैं तो आप आउटर स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उसके अंदर लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स डालते हैं और जब लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स डाली जाती हैं तो इनके न्यूमेटिक्स से लेकर हाइड्रोलिक्स तक और पावर केबल्स से लेकर डेटा बसेस सारी चीजें कनेक्ट की जाती हैं। एक बार जब ये सारे के सारे कनेक्शंस कर लिए जाते हैं तो इनको फिर से एक बार टेस्ट किया जाता है और अगर टेस्ट के रिजल्ट सही आते हैं तो आप एयरक्राफ्ट को कपल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं। कपलिंग वो मोमेंट होता है जहां पर आमतौर पर सभी वेपन मेकर्स कोशिश करते हैं कि अपने एयरक्राफ्ट को एक बार फ्लैश कर दे ताकि मीडिया में उसको लेकर एक बज़ बनाई जा सके। इस सेरेमनी को आमतौर पर रोल आउट सेरेमनी कहा जाता है, जहां पर आप बड़े बड़े पत्रकारों को बुलाकर थोड़ी दारू पिलाते हैं, कुछ पैसे देते हैं और फिर वो आपके हिसाब के आर्टिकल्स करते हैं। अब इशू ये है कि रोल आउट के दौरान आपको एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से बंद करना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ पॉलिशिंग की जाती है और एक्चुअल एक्टिविटीज थोड़े दिनों के लिए रुक जाती हैं। Mark II के केस में DRDO इंजीनियर्स को एक अग्रेसिव टाइमलाइन दी गई है, वो भी स्पेसिफिकली DRDO चीफ द्वारा, कि इस एयरक्राफ्ट को इस तरीके से बनाया जाए कि इस साल के मध्य में इसकी पहली उड़ान हो सके, तो रोल आउट में यहाँ पर समय बर्बाद नहीं किया जाए। झा सर की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था वहां पर वो कह रहे थे कि ये एयरक्राफ्ट कपल हो चुका है, यानी कि रोल आउट के लिए ये एयरक्राफ्ट तैयार है और अगर DRDO एक्टिविटीज को रोल आउट करके कोई सेरेमनी करना चाहता है तो वो यहाँ पर की जा सकती है। आइए अब रियलिस्टिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि यह एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान कब भरेगा। देखिए, DRDO चीफ की तरफ से यहाँ पर टारगेट दिया गया है कि इस साल के मध्य में इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान होनी चाहिए और एग्जैक्टली वही चीज वो मीडिया में बोल चुके हैं। लेकिन अगर आप Mark II को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके ऊपर जाने वाले इंजन्स अमेरिकन हैं और इस समय भारत और US के बीच में ट्रेड डील नेगोशिएट हो रही है। भारत और US की ट्रेड डील में इंजन्स एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और अगर ट्रेड डील पहले नेगोशिएट हो जाती है तो वहां पर किसी भी तरीके का हिकअप नहीं आएगा। लेकिन अगर ट्रेड डील नेगोशिएट नहीं होती है तो इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान रोकी जाएगी, क्योंकि अगर यह एयरक्राफ्ट ट्रेड डील से पहले अपनी पहली उड़ान भरता है तो नेगोशिएटिंग टेबल पर आपकी पावर कम होती है। यहाँ पर प्रैक्टिकली वो विंडो खोल के रखी जा रही है कि अगर US के साथ में आप ट्रेड डील नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं और इंजन्स को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ पाती है तो फ्रेंच, अमेरिकन या रशियन ऑप्शंस यहाँ पर खोलकर रखे जाएंगे।
इस पूरे एपिसोड में सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ पर कई सारी परतें हैं। मैन्युफैक्चरिंग की एक परत है, इंजीनियरिंग की दूसरी परत है, जियोपॉलिटिक्स की तीसरी परत है, मीडिया मैनिपुलेशन की एक परत है, मार्केटिंग की एक परत है। और इन सभी चीजों के बाद भी हम लोगों की कॉन्वर्सेशन केवल सरफेस के ऊपर रह जाती है कि किसकी गलती है और कौन किसको डिफेंड कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए या नहीं। जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है उसको तय किया जाना चाहिए और उसके हिसाब से प्रोसेस हो